हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे रिक्शिया के अंदर फर्टिलाइजेशन या निषेचन। तो जैसा हमने पहले बताया था कि रिक्शिया के अंदर क्या होता है, एंथ्रीडिया मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एंथ्रीडिया एंड फीमेल इज आर्किगोनिया। तो नाउ व्हाट हैपन्स, फर्टिलाइजेशन निषेचन के समय क्या होता है, वाटर की बहुत आवश्यकता होती है, बिना वाटर निषेचन की क्रिया नहीं हो सकती। तो वाटर इट इज़ असेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। ये वाटर क्या होता है, एंथ्रीडियल चैम्बर, एपिकल सेल्स जो होती हैं एंथ्रीडियल की वॉल के ऊपर जो एपिकल सेल्स होती हैं, वो एपिकल सेल्स पानी को एब्जॉर्ब करके और फूल जाती हैं। फूलने के कारण क्या होएगी, वो सॉफ्ट हो जाती हैं और अल्टीमेटली वो टूट जाती हैं। और उनके टूटने से क्या होएगा, एंथ्रेजॉइड्स बाहर निकल जाते हैं। हमने ये पहले बता दिया था। एंथ्रेजॉइड्स बाहर निकलने के बाद में क्या होता है, ये तैरते हुए एंथ्रीडियल चैम्बर के बाहर निकल जाएंगे एंड ये पानी के अंदर तैरते हुए आर्किगोनिया के पास में पहुंचते हैं। आर्किगोनिया का जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर वेंट्रल कैनाल सेल्स एंड नेक कैनाल सेल्स थी। वेंट्रल कैनाल सेल्स और नेक कैनाल सेल्स आर्किगोनिया के अंदर क्या होता है, ये डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, टूट जाती हैं एंड एक म्यूसिलेजिनस कैविटी का या म्यूसिलेजिनस मास का निर्माण कर देती हैं। ये म्यूसिलेजिनस मास बनने के कारण क्या होता है, पूरा का पूरा पाथवे बिल्कुल स्मूथ सा हो जाता है। नाउ जो बहुत सारे एंथ्रीडिया तैरते हुए एंड म्यूसिलेजिनस मास जो होता है, इस कुछ केमिकल सब्सटेंसेस का बना होता है, जिसके अंदर कुछ सॉल्युबल प्रोटीन्स और कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स लाइक पोटेशियम वगैरह होते हैं। तो जो एंथ्रीडिया होते हैं पानी के अंदर तैरते हुए, वो इस आर्किगोनिया के अंदर एंटर करते हैं। कैविटी एक पूरा ओपन पैसेज बन जाता है वेंट्रल कैनाल सेल्स और नेक कैनाल सेल्स के डिसइंटीग्रेट होने से। तो ये एंथ्रीडिया इसके अंदर आर्किगोनियल चैम्बर के अंदर एंटर कर देते हैं और एंटर करके ये नीचे तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि एग होता है ना। बहुत सारे एंथ्रेजॉइड्स वहाँ पहुँचते हैं। उनमें से क्या होता है, केवल एक एंथ्रेजॉइड जो होता है वो एग न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज़ करता है, एग तक पहुँचता है, पेनिट्रेट्स द एग और उसके न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज़ करता है और फर्टिलाइजेशन निषेचन की क्रिया होती है। तो बाय फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन के द्वारा जो स्ट्रक्चर बनता है वो डिप्लॉयड होता है, उसको बोलते हैं जाइगोट या oospore। नाउ फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होएगा, गैमेटोफाइटिक फेज का अंत हो जाता है। इसके बाद में शुरू होती है स्पोरोफाइटिक फेज। ठीक है, ये डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोगोनियम। नाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, स्पोरोफाइटिक फेज शुरू होती है। इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि जो डिप्लॉयड जाइगोट जो बनता है वो साइज़ के अंदर बड़ा होता है। तब तक बड़ा होता रहता है जब तक कि पूरी की पूरी वेंटर की जो कैविटी होती है आर्किगोनिया के अंदर, उस पूरी कैविटी को वो फिल नहीं कर देता। पूरी कैविटी को पूरे के पूरे कैविटी के अंदर वो फैल जाता है। फिर एक वॉल, इस oospore के चारों ओर एक वॉल का निर्माण होता है। वॉल इज सिक्रेटेड एंड फर्टिलाइजेशन के एक्ट के कारण क्या होता है, जो वेंटर की जो सेल्स होती हैं वो वॉल डिवाइड करती है एंड वो वॉल का फॉर्मेशन करती है इसके चारों ओर, oospore के चारों। इट डिवाइड्स एंटीक्लाइनली। फिर वे वेंटर की जो वॉल्स होती है वो एंटीक्लाइनली एंड पेरिक्लाइनली डिवाइड करती है एक्चुअल में, एंड डिवाइड करके दो लेयर्ड वॉल का निर्माण करती है। टू लेयर्ड कैलेप्ट्रा का फॉर्मेशन होता है अराउंड द oospore और फिर इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पोरोफाइट। ठीक है, नाउ जाइगोट, नाउ व्हाट हैपन्स, ये इसके अंदर ये कैलेप्ट्रा का टू लेयर्ड कैलेप्ट्रा इज फॉर्म्ड अलोंग द डेवलपिंग, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं डेवलपिंग स्पोरोफाइट। नाउ क्या होता है, स्पोरोफाइट के डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि जाइगोट का जो न्यूक्लियस होता है वो पहले एक बार ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है, मतलब हॉरिजॉन्टल इसके अंदर डिवीजन होता है, दो इक्वल साइज की कोशिकाएं बनती हैं। सेकेंड डिवीजन जो होता है वो पहले डिवीजन के राइट एंगल पर होता है, मतलब 90 डिग्री पर होता है और इस कारण क्या होएगा, दो कोशिकाएं बनी, उनके बीच में से फिर से डिवाइड हुई तो 4 सेल्स बन जाएगी। इस अवस्था को बोलते हैं क्वाड्रेंट स्टेज, क्योंकि 4 कोशिकाएं होती है इसलिए इसको बोलेंगे हम क्वाड्रेंट स्टेज। अगला जो डिवीजन होता है वो वर्टिकल डिवीजन होता है एंड इट इज़ राइट एंगल टू द फर्स्ट डिवीजन, पहले डिवीजन के राइट एंगल पर होता है। तो इससे क्या होएगा, 4 कोशिकाएं पूरी एक राइट एंगल डिवाइड कर रही हैं तो क्या होएगा, 8 कोशिकाएं बन जाएंगी अल्टीमेटली। एंड ये स्टेज कहलाती है ऑक्टेंट स्टेज, क्योंकि इसमें 8 सेल्स पाई जाती हैं।
ये सेल्स जो होती हैं ऑक्टेंट की, फिर इसके बाद में ये इनके अंदर इरेगुलर डिवीजन होता है, ये इरेगुलरली डिवाइड करती हैं एंड अ मास ऑफ 20 to 40 सेल्स कोशिकाओं का ये निर्माण कर देती है। जो सेल्स पेरिफेरल रीजन के अंदर होती है, बाह्य रीजन में होती है, परिधीय क्षेत्र में होती है, वो डिवाइड करती है पेरिक्लाइनली, और वो एक बाहर की तरफ एक लेयर ऑफ सेल्स बना देती जिसको बोलते हैं एम्पीथीशियम। जो बीच वाली सेल्स होती हैं वो डिवाइड करके वो कहलाती हैं एंडोथीशियम। ठीक है, सेल्स ऑफ एम्पीथीशियम, फिर एम्पीथीशियम की जो बाह्य लेयर की जो सेल्स होती हैं वो फिर से डिवाइड करती है एंटीक्लाइनली, एंड वो एक तरह से स्पोरोफाइट के बाहर एक स्टेराइल जैकेट या कैप्सूल वॉल का निर्माण कर देती है। एंडोथीशियम की जो सेल्स होती हैं वो आर्कीस्पोरियम का निर्माण करती है, इसकी सेल्स डिवाइड करती है, डिवाइड करती है, एंड वो मास ऑफ स्पोरोजिनस सेल्स बना देती, खूब सारी कोशिकाओं का निर्माण कर देती है जिनको बोलते हैं स्पोरोजिनस सेल्स। कुछ रिक्शिया की स्पीशीज़ के अंदर, जैसे कि इन रिक्शिया क्रिस्टलाइना के अंदर जो स्पोर, और ये स्पोरोजिनस सेल्स एक्चुअल में दे आर स्पोर मदर सेल्स। ये स्पोर मदर सेल्स डिवाइड नहीं करती हैं, एबॉर्ट हो जाती हैं। कुछ स्पोर मदर सेल्स एबॉर्ट हो जाती हैं, मतलब टूट फूट जाती हैं, इनके अंदर आगे डिवीजन नहीं होता है और वो टूट फूट जा कर के वो एक उनका जो मास होता है वो डेवलपिंग स्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो इस तरह से वो स्पोर मदर सेल्स कुछ टूट फूट जा कर के एक न्यूट्रिटिव टिश्यू बना देती है, और इसलिए उनको नर्स सेल्स भी कहते हैं। नाउ एट द टाइम ऑफ, फिर ये जो स्पोर मदर सेल्स होती हैं ये क्या करेंगी, इनका न्यूक्लियस डिप्लॉयड है, तो स्पोर मदर सेल्स जो होती हैं वो मियोटिक इनके अंदर डिवीजन होता है। हर एक स्पोर मदर सेल इट डिवाइड्स बाय 2 सक्सेसिव डिविजन्स टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड। इनके अंदर मियोटिक डिवीजन होने से क्या होएगा, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं या हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं। पहला डिवीजन, ये जो चारों हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे, ये चारों के चारों हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, ये क्या होता है, स्पोर मदर सेल के पेरिफ्री पर की तरफ, परिधि की तरफ चले जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, और ये एक दूसरे से बराबर दूरी पर अरेंज हो जाते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे अरेंज हो जाते हैं। साइमल्टेनियसली क्या होता है, हर एक न्यूक्लियस के चारों ओर वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस तरह से 4 हैप्लॉइड स्पोर्स का निर्माण हो जाएगा। ये जो स्पोर्स होते हैं इनका अगर हम संरचना देखें तो दीज स्पोर्स दे आर अरेंज टेट्राहीड्रली, ये अरेंज होते हैं, एंड ये कुछ स्पीशीज़ के अंदर देयर अरेंजमेंट इज ऑल्सो आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल मतलब इक्वली लेटरली दे आर अरेंज्ड, जनरली दे आर टेट्राहीड्रली अरेंज्ड। ठीक है, नाउ अब मैच्योर जो स्पोरोगोनियम होता है, तो इस तरह से अलग अलग स्पीशीज़ के अंदर अलग अलग अरेंजमेंट होता है, लेकिन मोस्टली इट इज़ टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट। नाउ जो मैच्योर स्पोरोगोनियम होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, स्पोरोगोनियम। मैच्योर स्पोरोगोनियम जो होता है ये एक स्फेरिकल होता है, गोल होता है, और इसको स्पोर सैक या कैप्सूल कहते हैं। ये इसके अंदर फुट और सीटा संरचनाएं नहीं पाई जाती है। इस कैप्सूल के चारों ओर सिंगल लेयर्ड वॉल होती है, और इसके अंदर फिर स्पोर्स पाए जाते हैं। स्पोर्स के ऊपर कोई इलेटर्स नहीं पाए जाते। देन कभी कभी इसके कैप्सूल के चारों ओर बाई लेयर्ड कैलेप्ट्रा भी पाई जाती है, 2 लेयर्ड की वॉल लेयर पाई जाती है, उसको बोलते हैं कैलेप्ट्रा। कैप्सूल वॉल जो इनर लेयर कैलेप्ट्रा की होती है वो ब्रेक डाउन होती है बिफोर द कैप्सूल वॉल एंड द इनर लेयर ऑफ कैलेप्ट्रा। कैलेप्ट्रा की जो आंतरिक वॉल होती है प्लस द कैप्सूल वॉल, जो बाहर वाली वॉल होती है कैप्सूल की, वो स्पोर मदर सेल्स डिवाइड करने से पहले ही वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं, टूट जाती हैं। मियोसिस के बाद में जब स्पोर्स बन जाते हैं तो क्या होता है, वो स्पोर्स दे लाई फ्रीली इन द आउटर लेयर ऑफ कैलेप्ट्रा एंड मैच्योर स्पोरोगोनियम। इस तरह से मैच्योर स्पोरोगोनियम के अंदर कोई डिप्लॉयड स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो द न्यूली फॉर्म्ड गैमेटोफाइट, इसके बाद में जो और जो फिर क्या होएगा, ये स्पोर्स लिबरेट होंगे एंड जर्मिनेट होके नए गैमेटोफाइटिक प्लांट का निर्माण करते हैं। नाउ डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स, ये स्पोर्स कैसे लिबरेट होते हैं या कैसे डिस्पर्स होते हैं या कैसे ये फैलते हैं। तो स्पोर्स दे आर नॉट लिबरेटेड या दे आर नॉट डिस्पर्स्ड इमीडिएटली, एकदम से स्पोर्ट्स का डिस्पर्शन नहीं होता है। एंड देर इज़ नो स्पेशल मेथड ऑल्सो, कोई स्पेशल मेथड भी नहीं होता है स्पोर्ट्स को लिबरेट करने का। स्पोर्ट्स जो होते हैं रिक्शिया के थैलस के अंदर, कोई 1 साल तक ये रिक्शिया के थैलस के अंदर ही रहते हैं, और
ये अगर डिस्पर्स होते हैं और 1 वर्ष बाद जब थैलस टूट जाता है या मर जाता है, कैलेप्ट्रा टूट फूट जाता है, तो उसके टूट फूटने से ये स्पोर्स का डिस्पर्शन होता है एंड द सराउंडिंग, ये स्पोर्स का डिस्पर्शन होता है। कैलेप्ट्रा का टूट फूट जाएगा, वो स्पोरोफाइट फट जाएगा एंड स्पोर्स दे आर रिलीज्ड। अगर हम स्पोर का ये संरचना देखें एक स्पोर की, तो स्पोर के अंदर इट इज़ यूनिन्यूक्लिएट, सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है और ये पिरामिडल शेप का होता है, पिरामिड जैसी शेप का होता है हर एक स्पोर, और इसके चारों ओर 3 लेयर्स पाई जाती है। बाहर वाली जो लेयर होती है इट इज़ ऑर्नामेंटेड और इसकी क्यूटिनाइज्ड होती है, थोड़ी हार्ड होती है, इसको बोलते हैं एक्सोस्पोरियम। मिडिल वाली लेयर को बोलते हैं मीजोस्पोरियम और अंदर वाली लेयर को बोलते हैं एंडोस्पोरियम। एंडोस्पोरियम जो होती है वो सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है, जैसे सेल वॉल बनी होती है वैसे। नाउ लाइट एंड लो टेम्परेचर प्लस वाटर इट इज़ असेंशियल फॉर स्पोर जर्मिनेशन। स्पोर के जर्मिनेशन के लिए लो टेम्परेचर, कम तापमान, पानी एवं प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू कैम्पबेल के अनुसार क्या है कि एक्सोस्पोरियम और मीजोस्पोरियम रप्चर होते हैं जब स्पोर जर्मिनेट होता है तब, और अलोंग द ट्राई रेडिएट मार्क, ये जो आप स्पोर का स्ट्रक्चर देखो इसके ऊपर ट्राई रेडिएट मार्क है, तो इस ट्राई रेडिएट मार्क के समानांतर में एक्सोस्पोरियम और मीजोस्पोरियम जो लेयर्स होती है वो रप्चर होती है और अंदर से एंडोस्पोरियम जो है वो बाहर निकलता है, एक ट्यूबुलर, एक ट्यूब की तरह संरचना के रूप में बाहर निकलता है और इस ट्यूब को बोलते हैं जर्मिनल ट्यूब। इस जर्मिनल ट्यूब की टिप पर फिर क्या होता है, धीरे धीरे साइटोप्लाज्म, एल्ब्यूमिन ग्रेन्यूल्स, क्रोटोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ऑयल ग्रेन्यूल्स और कुछ न्यूक्लियाई इस जर्म ट्यूब के अंदर चले जाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, ये जर्म ट्यूब के जो टिप के ऊपर सारा साइटोप्लाज्म और ये सारे कंटेंट्स जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और एंड के अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाता है इस जर्म ट्यूब के टिप के ऊपर, और इस तरह से इसका टिप वाला पोर्शन जो है वो बाकी वाले ट्यूब के पोर्शन से अलग हो जाता है एंड इट फॉर्म्स अ स्मॉल सेल लाइक स्ट्रक्चर। इट अगेन डिवाइड्स, ये वाला जो सेल बनती है टिप के ऊपर, ये सेल फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन होता है पैरेलल टू फर्स्ट डिवीजन, और फिर दोनों सेल्स के अंदर वर्टिकल डिवीजन होता है ट्राइटेंगल्स टू वन अनदर, और इस तरह से 4 कोशिकाओं के 2 टायर्स बन जाते हैं। इस अवस्था को कहते हैं, क्योंकि चार के 2 टायर मतलब क्या हुआ, कुल 8 सेल्स हो गई, तो कुल सेल्स कितनी हुई, 8 सेल्स हुई, तो इसलिए इस स्टेज को बोलते हैं ऑक्टेंट स्टेज। ठीक है। जो डिस्टल टायर होता है 4 कोशिकाओं का ऑफ द ऑक्टेंट, वो फंक्शन करता है एपिकल सेल की तरह विद 2 कटिंग फेजेस, और ये बहुत सारी इसकी जो सेल्स होती है वो डिवाइड करती है एंड दे फॉर्म नंबर ऑफ सेल्स ऑन इट्स लेफ्ट एंड राइट साइड, एंड ये वाली कोशिकाएं फिर अल्टीमेटली मल्टी सेल्यूलर थैलस का निर्माण करती है। इन डिविजन्स के दौरान ही राइजोइड्स का डेवलपमेंट होता है एट द बेस ऑफ जर्म ट्यूब। जर्म ट्यूब के बेस के ऊपर राइजोइड का डेवलपमेंट होता है। मैनी राइजोइड्स डेवलप, धीरे धीरे जैसे जैसे थैलस की साइज़ बढ़ती है वैसे वैसे राइजोइड्स का डेवलपमेंट भी बढ़ता जाता है, कई सारे राइजोइड्स बन जाते हैं एंड ये राइजोइड्स जो होते हैं वो जो डेवलपिंग थैलस होता है उसको सॉइल पर चिपका लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ राइजोइड इट इज़ अफेक्टेड बाय लाइट, और इस तरह से क्या होएगा, रिक्शिया का कंप्लीट थैलस बन जाता है। नाउ राइजोइड का जो फॉर्मेशन है वो प्रकाश की इंटेंसिटी पर निर्भर करता है। राइजोइड्स का जो डेवलपमेंट होता है दे डेवलप इन मीडियम लाइट इंटेंसिटी, न ज़्यादा तेज़ प्रकाश न बिल्कुल अंधेरे के अंदर, मीडियम लाइट की जो प्रकाश की जो इंटेंसिटी होती है उसके अंदर राइजोइड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो रिक्शिया क्रूटिस के अंदर 2 स्पोर्स के टेट्राड्स डेवलप होते हैं। जो 4 टेट्राड्स के अंदर जो 4 टेट्राड्स बनते हैं स्पोर के, वो 4 टेट्राड में से 2 तो मेल थैलाई का निर्माण करते हैं और 2 स्पोर्स जो होते हैं वो फीमेल थैलाई का निर्माण करते हैं, फीमेल थैलस का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से रिक्शिया का कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन होता है एंड दिस इज कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ रिक्शिया। ठीक है।